हेलो एवरीवन, इट्स लेक्चर नंबर 13 और अभी भी एक ऐसा पार्ट है जो चैप्टर नंबर 7 में रह गया है, जिसका नाम है मास एक्सटिंक्शन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रलय। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरी दुनिया में, मतलब जब से डाइवर्सिटी आई, जीवन आया, दुनिया ही बोल लेते हैं ना, कितनी बार दुनिया ख़त्म हुई। मतलब इस दुनिया में, मतलब कह लो आप पीछे से लेके आज तक ऐसा कितनी बार मानते हैं कि दुनिया ख़त्म हुई है, यानी मास एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमें पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे चलना होगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल वही होता है कि आज के समय से लेकर जो पीछे का समय है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जिसके जो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बताया गया कि कब कौन सा समय था कितने अरब साल पहले और आज कौन सा समय है कितने मिलियन साल के बाद, और उसमें कब कब पीछे के समय में प्रलय आया है, मानी मास एक्सटिंक्शन हुआ है। इसी में कहीं डायनासोर ख़त्म हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कभी ग्लेशिएशन हुआ है, कभी एस्टेरॉइड्स का अटैक हुआ है। इन चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पेपर में मिलेगा 6 मास एक्सटिंक्शन, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में रहा है, लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए लिए चलते हैं। मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आप सबको इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर आप मेरे साथ जुड़े रहें। स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप देख लें, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब से हर जगह मैं आपको मिल जाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर आपको मेरे अपडेट्स मिलते हैं और जहाँ मैं आपसे सजेस्ट करूँगा मेरे साथ जुड़े रहें। फ्यूचर में जितने अपडेट्स होते हैं क्लासेस वगैरह के साथ, बुक्स वगैरह की, सब यहाँ पर आपको दे दी जाती है। तो फिलहाल ये क्लाइमेटिक पैरामीटर नहीं है, ये थोड़ा सा चैप्टर गलत है, हाँ, लेकिन चैप्टर 7 का पार्ट 5 जरूर है। आइए अब शुरू करते हैं मास एक्सटिंक्शन पर, यानी बहुत बड़े लेवल पर मास का खत्म होना, बहुत बड़े लेवल पे मास का खत्म होना, ठीक है, यानी प्रलय ही बोलते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को। अब यहाँ देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं आपको बताऊँ। मास एक्सटिंक्शन जो इवेंट होता है वो ड्रास्टिकल चेंज होता है ना, जो ड्रास्टिकल चेंज होता है प्लैनेट्स पे, ठीक है ना। और ये किस बेसिस पर होता है, इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर में बदलाव होना, वॉल्केनिक एक्टिविटी होना, एस्टेरॉइड्स वगैरह अटैक होना, ये ऐसे रीजंस है बच्चा जो कि दुनिया ख़त्म कर देते हैं, जो दुनिया ख़त्म कर देते हैं। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि इतनी बार इस तरह के एक्सटिंक्शन हुए हैं, तो यहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे निकाला जाता है कि बहुत बड़े मैसिव लेवल पे इस तरह के फॉसिल्स हैं जो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बने थे, जो आज कार्बन डेटिंग टेक्निक से बताया गया। तो इसका बोला गया इतने सारे फॉसिल इस ड्यूरेशन का, इसका मतलब इस जमाने में, इस समय पर ऐसा हुआ होगा कि मास एक्सटिंक्शन हुआ होगा और सारी स्पीसीज पृथ्वी से खत्म हो गई होगी, चाहे वो समुंदर रहा हो, चाहे वो लैंड रहा हो, और एक ही समय में पीरियड में सारा का सारा मिल रहा है। इसका मतलब उसी समय में सारी घटनाएं हुई हैं, और इन सब तथ्यों के आधार पर साइंस में हमने इन सब चीजों का डेट निकाल डाला, ठीक है, डेट निकाल डाला। अब उसी डेट को समझने के लिए हम लोग यहां पहले बताएंगे जियोलॉजिक टाइम स्केल। आप में से कितने बच्चे जो लाइफ साइंस वाले हैं, बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, जोलॉजी पढ़ते हैं, या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये टॉपिक जरूर आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना। यानी समय में पीछे से, जियोलॉजिकल मतलब जियो, अर्थ का जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक पूरे टाइम स्केल में क्या क्या चीजें हुई हैं। यहां पर जियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट और अदर अर्थ साइंटिस्ट जो होते हैं मिलकर इस टाइम और रिलेशनशिप को निकालने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए, पृथ्वी पर जीवन को जानने के लिए। अब सबसे पहले आपको इस पूरे टॉपिक्स में जाने के पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे चलना होगा, और आपको सबसे पहले एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही दिखाता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं प्री कैम्ब्रियन के। वैसे बात करें तो चीज़ें शुरू होती हैं एजोइक से, एजोइक, आर्कियोजोइक, फिर जाके आता है प्री कैम्ब्रियन, है ना। ऐसे करते फिरते कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसन, सिलिरेंट, ये मैं पीछे से चल रहा हूं, और ये अभी सबसे नया हूं जहां मैं यहां की बात कर रहा हूं। आज हम लोग कहाँ हैं, आज हम लोग यहाँ हैं, क्वार्टरनरी या रिसेंट की बात करते हैं। और शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत यहाँ से हुआ है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसन, सिलिरियन, डिवेनियन, मिस्टिपियन, पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ऐसे करते 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 आज हम लोग मॉडर्न पे आ चुके हैं। लेकिन मुझे ना बहुत पहले जाना है और ना मुझे आज पे जाना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि किस समय ये एक्सटिंक्शंस हुए हैं, ठीक है। यहाँ आपको कई ऐसे मिल जाएंगे, जैसे मेजर एक्सटिंक्ट इवेंट यहाँ हुआ है, तो अभी कोई एक्सटिंक्शन आपको यहाँ मिलेगा। और इन सब अलग अलग पीरियड में ना, यहाँ पर जो आप ईयर दिख रहे हैं, मिलियन ऑफ द ईयर्स के हिसाब से एज लिखा गया है।
ठीक है ना। जैसे देखो यहां पर आपको यह भी समझाया गया है कैम्ब्रियन पीरियड लगभग 542 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर एनिमल्स आए थे पहली बार। लगभग 542 और 88 के पीछे 488 मिलियन के पीछे पहला वर्टिब्रेट्स आया था। वर्टिब्रेट मतलब जिसका वर्टिब्रल कॉलम होता है। पहला लैंड प्लांट्स आया लगभग 443 मिलियन ईयर्स एगो, जिसको हम सिल्यूरियन और ऑर्डोविशियन का एंड कहते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना चाह रहा हूं। फर्स्ट एम्फीबियंस कब आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो डिवोनियन जैसे यहां पर खत्म हो रहा है वैसे वैसे यहां पर पहले एम्फीबियंस आने लगे थे जो वाटर और लैंड दोनों में होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअल में आपके पेपर में एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग यहां देखो कह रहा है कि इस पीरियड में आते आते क्रिटेशियस के लास्ट में डायनासोर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर कहते हैं ट्रायसिक में आते आते डायनासोर की शुरुआत हो जाती है। और डायनासोर को हम पहला मैमल वगैरह भी, फिलहाल डायनासोर तो पहला ये रेप्टाइल है, लेकिन यहीं पर इसी पीरियड में जाकर पहले मैमल की भी शुरुआत होती है, यानी स्तनधारी जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या है, ये आपका एक पूरा फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेस पे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स वाले पौधे आते हैं यहां जुरासिक के आसपास, यहां पर पहले बर्ड्स आते हैं कहां, जुरासिक के बीच में। ठीक है ना, ये सारी, और पहला ह्यूमन माना जाता है कहां, क्वाटरनरी के आसपास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ये मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब हम लिए चलते हैं आपको, यहां पर मैं बार बार लौटूंगा। ठीक है, यहां मैं बार बार लौटूंगा। पहले हम आपको लिए चलते हैं फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन की तरफ। इधर देखो दोस्त, पहला मास एक्सटिंक्शन जो है वो एंड ऑफ आर्डोविशियन एज मानोगे। अब बात होती है एंड ऑफ आर्डोविशियन एज कहां बोलोगे। अब आर्डोविशियन जाओ, ये है, तो एंड ऑफ आर्डोविशियन कहां होगा, एंड ऑफ आर्डोविशियन कहां होगा, यहां आपको दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, एंड ऑफ आर्डोविशियन यहां दिख रहा है ना, आर्डोविशियन का एंड यहां हो रहा है ना, यहां आर्डोविशियन एंड हो रहा है। सॉरी, यहां तो आर्डोविशियन की शुरुआत है, ये आर्डोविशियन का एंड यहां हो रहा है। यानी लगभग 440 मिलियन ईयर्स एगो कुछ ऐसी घटना हुई थी इस पृथ्वी पर जहां पर पहली बार मास एक्सटिंक्शन हुआ था। अब बात होती है भैया कौन सा रीजन था, ये लगभग 440 अभी देखा था 43 मिलियन, उसी के आसपास देखो आपको मिल रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा हुआ कि एट द टाइम मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीसीज लिव्ड इन द सी। उस जमाने में ज्यादातर एनिमल जो होते थे वो समुद्र में रहा करते थे, और ऐसा कहते हैं उस समय मैसिव ग्लेशिएशन हुआ था। और मैसियम ग्लेशिएशन हो जाने की वजह से वाटर वगैरह जो थे, है ना, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट, ठीक है, ये बंद हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि सब कुछ ग्लेशिएशन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर सब कुछ ग्लेशिएशन हो गया था तो सी का जो टेम्परेचर होगा काफी कम हो जाएगा और यहां पर अच्छे खासे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। 60% जो एनिमल स्पीसीज है पृथ्वी पर वो खत्म हो गई थी, और ये मास एक्सटिंक्शन के पीछे कारण थे। यानी पहले मास एक्सटिंक्शन के पीछे ऐसा बोला जाता है कि अचानक इस पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो गया, और सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हुआ था एक्वेटिक एनिमल्स का, और यहां पर 60% पूरे पॉपुलेशंस खत्म माने जाते। अब बात होती है सेकेंड मास एक्सटिंक्शन में। सेकेंड मास एक्सटिंक्शन जो माना जाता है लेटर स्टेज ऑफ द डिवोनियन, लगभग 360 मिलियन ईयर साल पहले आज से। लेटर स्टेज ऑफ डिवोनियन का मतलब होता है इधर आओ, इधर आओ। अब हम आते हैं पहले डिवोनियन है कहां, तो डिवोनियन यहां है। लेटर स्टेज ऑफ डिवोनियन का मतलब लगभग 350 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, अब इधर आओ। अब जो डिवोनियन की जो बात हो रही है यहां पे हो कहां रहा है लेटर स्टेज में, इस जमाने में भी सक्सेसिव ग्लेशिएशन हुए थे, यानी इस पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हुआ था। उसमें लगभग 70% जो मरीन स्पीसीज है, जो वाटर बॉडीज में पाए जाते थे, वो वाइड आउट हो गए थे, यानी साफ हो गए थे, यानी मर गए थे। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो शैलो एरिया में हुआ था, जो बहुत ज्यादा डीप ओशन नहीं होता है, क्योंकि डीप ओशन है फिर भी वाटर बॉडी के नीचे और नीचे और नीचे जाकर हो सकता है काफी हद तक एनिमल्स बच गए हों। यह है दुनिया का सेकेंड मास, यानी पहला मास एक्सटिंक्शन और सेकेंड मास एक्सटिंक्शन के पीछे जो वैज्ञानिक मानते हैं वो ग्लेशिएशन को मानते हैं, ठंडा होना, पोलर एरियाज का बर्फ। और यहां पर ऐसा कहते हैं कि जो कोरल रीफ्स था, दिस इज वेयर कोरल रीफ्स लिव एंड कोरल डिड नॉट रिटर्न टू द ओशन अंटिल 100। आपको पता है जो कोरल और मैंग्रोव्स होते हैं वो सेसाइल एरिया में होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है बहुत अंदर ओशन में नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोरल मैंग्रोव्स इनको थोड़ा फ्रेश वाटर की भी जरूरत होती है। ये ज्यादा गहरे में इसलिए नहीं होते, कोरल्स तो ज्यादा गहरे में इसलिए नहीं होते क्योंकि कोरल्स में एल्गी भी होते हैं, है ना। ये मैंने आपको पीछे बताया है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। और इनको एल्गी वगैरह को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए। तो जब डीप ओशन में होगा बच्चा तो नीचे पानी जाएगा नहीं, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो भाई कह रहा है काफी समय तक कोरल्स पानी में दोबारा आए ही नहीं थे। इवन यहां पे कुछ और चीजें, इंसेक्ट एंड सम एम्फीबियन एनिमल जो थे वो भी इस एरिया में पृथ्वी पर रहते थे, ठीक है। मेनी स्पीसीज जो टेरेस्ट्रियल वगैरह के थे वो भी उस ड्यूरेशन में एक्सटिंक्ट हो गए थे।
ठीक है, तो ये था सेकेंड मास एक्सटिंक्शन। अब हम चलते हैं थर्ड मास एक्सटिंक्शन में। अब सुनो, आज तक कुल 6 मास एक्सटिंक्शन रिपोर्ट किए गए हैं फॉसिल के बेस पे। इन 6 मास एक्सटिंक्शन में सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन असल में थर्ड मास एक्सटिंक्शन ही माना जाता है, जहां पर इस पूरी पृथ्वी पर मैक्सिमम चीजें खत्म हो गई थी। लगभग 96% ऑल एनिमल स्पीसीज यहां पर खत्म हो गया था, और इसको पूरा सबसे बड़ा प्लैनेट का डिवास्टेटिंग इफेक्ट माना जाता है, जिसे हम दुनिया में ग्रेट डाइंग के नाम से जानते हैं। यह फेज कब हुआ था? एंड ऑफ पर्मियन में, अराउंड 225 मिलियन ईयर्स एगो। अब एंड ऑफ पर्मियन इधर आ जाओ, फिर देखो इधर, फिर देखो एंड ऑफ पर्मियन आपको कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, लगभग इस एरिया में। जब एंड ऑफ पर्मियन 225 मिलियन के आसपास, यहां जाकर एंड ऑफ होता है। इसी को देखो हमने क्या बोला था? मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, ग्रेट डाइंग इरा। ठीक है, ग्रेट डाइंग इरा। तो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन अभी तक हम थर्ड मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, आपके सामने है। इसमें टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स भी गए थे, मरीन एनिमल्स और इंसेक्ट भी गए थे। ठीक है ना? तो याद रखना, किस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा स्पीसीज जो मरी थी वो था ये थर्ड मास एक्सटिंक्शन। थर्ड मास एक्सटिंक्शन के पीछे कौन कौन से कारण थे आपके सामने हैं। इस समय क्या हुआ था? ऐसा कहते हैं कॉमेट्स वगैरह जो हैं वो पृथ्वी पर आए थे, वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसी घटनाएं हो रही थी। जमीन के नीचे से अगर कोई ओशंस के अंदर अगर मीथेन था, जैसे मैंने आपको साइंस अटैक में क्लैथरेट्स वगैरह पढ़ाया, वो बाहर निकलने लगे थे। यानी चारों तरफ से, ऊपर से आसमान और या आग या कमेट्स, नीचे से पृथ्वी, सब कुछ जला रही थी, सब कुछ खत्म कर रही थी। और यहां पर ऐसा कहते हैं लगभग 4% ही स्पीसीज ऐसे होते हैं जो इस ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ पूरे प्लेनेट पे सरवाइव करते हैं, 96% खत्म। अब लिए चलते हैं आपको फोर्थ मास एक्सटिंक्शन में। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन जो होता है, स्पेशली यहां आधे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स खत्म हो जाते हैं और यहां पर मेनी लैंड एनिमल्स भी मरते हैं। ये इवेंट्स कब होता है आपको दिख जाएगा। यहां पे एम्फीबियंस भी जाते हैं। यहां पर फोर्थ मास एक्सटिंक्शन इवेंट जो होता है जनरली वो टुक प्लेस अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 18 मिलियन ईयर्स एट द एंड ऑफ द ट्राइएसिक एज, बिगिनिंग 200 मिलियन ईयर्स, यानी एंड ऑफ द ट्राइएसिक जहां हो रहा है। अब एंड ऑफ द ट्राइएसिक के लिए फिर इधर आ जाओ, मैं आपको पीछे बार बार समझा रहा हूं क्योंकि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पहले आप नहीं करोगे। एंड ऑफ द ट्राइएसिक बच्चा ये वाला पीरियड होगा, एंड ऑफ द ट्राइएसिक। ओके, और यहां पर बताऊं एंड ऑफ द ट्राइएसिक में क्या होता है। यहां पर डायनासोर वगैरह भी मरते हैं, यहीं पर डायनासोर आते हैं, कुछ मरते भी हैं, लेकिन डायनासोर अभी यहां पर खत्म नहीं होता। और बताऊं मेसोजोइक जो एरिया होता है ये गोल्डन इरा ऑफ रेप्टाइल्स भी बोला जाता है, क्योंकि डायनासोर वैसे भी मैमल नहीं है, डायनासोर एक रेप्टाइल है, सांप वाले ग्रुप में आता है। आगे आओ, है ना। हम बात कर रहे हैं चौथे मास एक्सटिंक्शन की। यहां पे मैंने बताया चौथे मास एक्सटिंक्शन के पीछे रीजन क्या था। तो लोगों का कहना है कि भाई ऐसे समय में भी वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत आ रही थी, कमेट्स वगैरह आ रहे थे, एस्टेरॉइड्स की हीटिंग वगैरह हो रही थी। ये भी घटनाएं जो थर्ड में आपने देखा, फोर्थ में आ रहा था। और यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि नॉट ओनली डायनासोर, बाकी बहुत सारे रेप्टाइल्स और मेनी प्लांट्स भी यहां पर मरे थे। डायनासोर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट फोर्थ में नहीं हुए थे, डायनासोर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होते हैं फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर हाँ, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन में जो मैमल्स से जो स्तनधारी थे उन पे इसका इफेक्ट कम देखा गया था, यानी उनकी संख्या में इस कमी नहीं हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम आपको लिए चलते हैं फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन। ये ऐसा मास एक्सटिंक्शन था जो दुनिया से डायनासोर को खत्म कर देता है, और यहां पर डायनासोर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये मैसिव एस्टेरॉइड हिटिंग माना जाता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको बोला भी था, डायनासोर को खत्म होने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबल डिमिंग जिम्मेदार रही होगी। वो जो एस्टेरॉइड्स वगैरह गिरे होंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया था, उनकी वजह से क्या हुआ, एस्टेरॉइड्स वगैरह के गिरने से ऊपर क्या हुआ, अच्छा डस्ट का क्लाउड बन गया और उसने सन के रेडिएशन को नीचे तरफ से बंद कर दिया, जिससे नीचे फोटोसिंथेसिस वगैरह बंद हो गई। क्योंकि वो ऊपर डस्ट पार्टिकल जो थे एस्टेरॉइड्स के, जो फ्रिक्शन की वजह से टूट रहे थे, वो इतना ज्यादा डेंस थे कि सन की लाइट नीचे 0 हो गई और नीचे टेम्परेचर गिर गया, जिसकी वजह से पौधे मर गए। इसके अलावा बहुत सारे फूड चेन डिस्टर्ब हो गए, और पूरा उसी में से एक डायनासोर वेज और नॉन वेज वाले वो भी खत्म हो गए, जो कि कॉर्निवोर्स थे और हर्बीवोर्स थे।
फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन में ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना, ऐसा कहते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया था आज के नॉर्मल टेम्परेचर से, जिससे सी का जो लेवल है वो 300 मीटर और ज्यादा ऊपर चला गया। मतलब अगर सी का लेवल 300 मीटर और ज्यादा चला जाए तो कुछ नहीं बचने वाला। 40% जो लैंड मास थे इससे खत्म हो गए थे, ये भी ध्यान रखना। और जो करंटली जो एबव सी लेवल है वो सब आज उस जमाने में सबमर्ज थे, जो आज आपको कोस्टल एरिया वगैरह देखते हैं उस समय थे ही नहीं। अब आपको चलते हैं सिक्स मास एक्सटिंक्शन। सिक्स मास एक्सटिंक्शन किसको बोलते हैं? वही जो आज चल रहा है, वही जिसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। ह्यूमन अपनी सुविधाओं को, अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लगातार खत्म कर रहा है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, लगातार समुद्र बर्बाद हो रहा है, लगातार नदियों को पॉल्यूट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन रहे हैं, केमिकल्स का यूज हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बड़े बृहद लेवल पे जो हो रही हैं, बड़े लेवल पे ये दुनिया खत्म कर रही है। इसे डिजीज भी, आप जैसे अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो पता चला जो ठंडी एरियाज में वहां पे गर्म वाली डिजीज होने लगी, डेंगू होने लगा, मलेरिया होने लगा। इस तरह से करते 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 आज हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया को खत्म कर रहे हैं। और जो दुनिया को हम खत्म कर रहे हैं इसमें हो क्या रहा है? एक मास एक्सटिंक्शन का युग फिर चल रहा है जिसको हम कहते हैं सिक्स मास एक्सटिंक्शन। और यहां सारे के सारे मॉडर्न केमिकल्स, इस तरह के पॉइजन्स वगैरह, कोरल रीफ्स वगैरह को मार रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग कर रहे हैं। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। सारा नेचुरल रिसोर्सेज का हम यहां पर बर्बाद कर रहे हैं, गॉट इट, पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। सिक्स मास एक्सटिंक्शन में अच्छा खासा पोल्यूशन है, प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हो, एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन आ रही है, सुनते होगे कि कितना वेदर बदल रहा होगा, इंक्रीज टेंपरेचर हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो रहे हैं, खतरनाक चीजें हो रही हैं इस पूरी पृथ्वी पर, है ना। ये कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी मानव जात को ही खत्म कर रहा है सिक्स मास एक्सटिंक्शन। यानी आज अब जितनी भी चीजों को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें बचा सब सिक्स मास एक्सटिंक्शन के अंदर आती हैं। एक क्वेश्चन यहां पर दिखाऊंगा आपके यूपीएससी में 2018 में पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। द टर्म सिक्स मास एक्सटिंक्शन या सिक्स एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कंटेस्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पे कह रहा है वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन द एग्रीकल्चर एंड द लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग विद इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ गुड नेटिव्स। तो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है किसी जगह पे बार बार एक ही तरह के पौधे लगा रहे हो। Fears of the possible collision of the meteorites with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of the many species including those of dinosaurs. Third one, large scale cultivation of genetically modified crops. Large scale cultivation of genetically modified crops in many parts of the world and the promoting their cultivation in other parts of the world which may cause the disappearing of the good native crop plants and the loss of food diversity. और चौथा कह रहा है mankind's over exploitation are the misuse of natural resources, fragmentation of the loss of natural habitat, destruction of the ecosystem, pollution and global क्लाइमेट चेंज। मुझे लगता है कि यहां पर कुछ बोलने की जरूरत है। द आंसर डी, यहां पर हर चीजें ह्यूमन के लिए, ह्यूमन कर रहा है और हम सब इसके पीछे जिम्मेदार हैं। नेचर वाला नहीं, जो ह्यूमन वाला जो एक्सटिंक्शन चल रहा है वो सब का सब ये आपको मिल गया जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन है, जहां पे भी क्वेश्चन पूछेगा मेरी आदत है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को अगर पूछा गया है, चाहे वो 4 बार पूछा हो, 5 बार पूछा हो या फिर कभी ना आया हो, लेकिन अगर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट लगता है मेरे अपने 2 डिकेड्स के अनुभव से, वो सारी की सारी चीजें आप कोर्स में सुनते जाइए। और मेरी पूरी कोशिश है कि 70% क्वेश्चन आपको मिल जाए, कम से कम 70% मिल जाए आसानी से। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगा, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।